चलिए, आज भारत की विशाल न्यायिक प्रणाली को समझते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि नीचे से ऊपर, यानी उन अदालतों से जहां एक आम इंसान का न्याय से पहला सामना होता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम शुरुआत करेंगे स्थानीय अदालतों से, फिर न्याय पाने के दूसरे रास्तों को जानेंगे, कुछ खास अदालतों पर भी नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि हमारी न्यायपालिका संविधान के संरक्षक के तौर पर क्या भूमिका निभाती है। तो चलिए इस पूरे सिस्टम की नींव से शुरू करते हैं। ये वो अदालतें हैं जो असल में भारतीय न्याय की रीढ़ हैं। देखिए, हमारी सोर्स मटेरियल की ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। ज्यादातर लोगों के लिए कानून और न्याय का मतलब यही अदालतें हैं। तो देखिए, हमारा संविधान ये पक्का करता है कि ये अदालतें स्वतंत्र रूप से काम करें। जिला जजों की नियुक्ति में गवर्नर और हाईकोर्ट दोनों की भूमिका होती है, और इन सभी निचली अदालतों का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, मतलब पोस्टिंग से लेकर प्रमोशन तक, सब हाईकोर्ट के हाथ में होता है। जिला लेवल से लेकर पंचायत तक एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। अच्छा, तो क्या हर झगड़े के लिए सालों तक कोर्ट के चक्कर काटना ही एकमात्र रास्ता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा सिस्टम कुछ ऐसे रास्ते भी देता है जो ज्यादा तेज और आसान है। आइए उन्हीं की बात करते हैं। इसी को कहते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन या एडीआर। इसका सीधा सा मकसद है कि कोर्ट के बाहर आपस में बात करके या किसी की मदद से मामले को सुलझा लिया जाए। ये अक्सर कोर्ट की लड़ाई से कहीं बेहतर होता है, तेज, सस्ता और कम कड़वाहट वाला। अब इसमें भी ना कई ऑप्शंस हैं। जैसे आर्बिट्रेशन में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट फैसला सुनाता है जो दोनों को मानना पड़ता है। दूसरी तरफ नेगोशिएशन में आप और दूसरा पक्ष सीधे बात करके मामला सुलझाते हैं, कोई तीसरा होता ही नहीं। तो ये आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से सही तरीका चुनने की आज़ादी देता है। तो सवाल ये है कि एक आम इंसान के लिए इन सब का क्या मतलब है? मतलब ये है कि न्याय तक पहुंचना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है, और इसका श्रेय जाता है NALSA जैसी संस्थाओं को। ये नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हमारे संविधान के उस वादे को पूरा करती है जो कहता है कि पैसे की कमी की वजह से किसी को न्याय से दूर नहीं रखा जा सकता। ये संस्था महिलाओं, बच्चों, SC/ST समुदाय के लोगों और उन सभी को जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है, मुफ्त कानूनी मदद मुहैया कराती है। और ये सिर्फ वकील ही नहीं देती, बल्कि लोक अदालतें भी चलाती है। न्याय को और सुलभ बनाने की इसी सोच को एक कदम और आगे ले जाती है एक बहुत ही खास संस्था, जिसे अक्सर जनता की अदालत भी कहा जाता है। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। लोक अदालत में कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, कोई पेचीदा कानूनी प्रक्रिया नहीं होती। इसका मकसद ही आपसी समझौते से हल निकालना है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जो फैसला हो गया वो फाइनल है, उसकी कोई अपील नहीं होती। इससे लोगों का समय और पैसा तो बचता ही है, अदालतों पर बोझ भी कम होता है। और हाँ, एक परमानेंट लोक अदालत भी होती है। ये रेगुलर लोक अदालतों की तरह कभी-कभी नहीं लगती, बल्कि ये स्थायी होती हैं। इनका काम खास तौर पर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज जैसे बिजली, पानी, टेलीफोन से जुड़े 1 करोड़ रुपए तक के मामलों को कोर्ट जाने से पहले ही सुलझाना है। अब सोचिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कानून के साथ साथ गहरी टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे मामलों के लिए हमारे सिस्टम में खास क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ बनाई गई हैं। ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, ये हमेशा से संविधान का हिस्सा नहीं थे। इनकी कहानी शुरू होती है 1976 से, जब स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर 42nd संशोधन के जरिए इन्हें संविधान में जोड़ा गया। मकसद था कुछ खास तरह के मामलों को तेजी से निपटाना और रेगुलर कोर्ट्स का बोझ कम करना। संविधान में 2 तरह के ट्रिब्यूनल्स की बात की गई है। आर्टिकल 323A के तहत सिर्फ सरकारी नौकरी से जुड़े मामलों के लिए ट्रिब्यूनल बनते हैं, और ये सिर्फ संसद ही बना सकती है। जबकि 323B का दायरा बहुत बड़ा है। इसमें टैक्स, लैंड रिफॉर्म्स, चुनाव जैसे कई मामले आते हैं, और इन्हें संसद और राज्य सरकारें दोनों बना सकती। लेकिन फिर 1997 में आया एक बहुत ही जरूरी केस, चंद्र कुमार केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि कोई भी ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति से ऊपर नहीं है। यानी ट्रिब्यूनल के फैसलों को भी हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। और अब आते हैं हम न्यायपालिका के सबसे ऊंचे और सबसे जरूरी काम पर, यानी संविधान के परम संरक्षक की भूमिका पर। ये है जुडिशियल रिव्यू,
ये न्यायपालिका की वो ताकत है जिससे वो सरकार के बनाए किसी भी कानून या एक्शन की जांच कर सकती है कि कहीं वो संविधान के खिलाफ तो नहीं। ये शक्ति ही संविधान को देश में सबसे ऊपर रखती है। और जुडिशियल एक्टिविज्म तब होता है जब अदालतें सामाजिक न्याय के लिए आगे बढ़कर भूमिका निभाती हैं, खासतौर पर तब जब सरकार या संसद अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं चूक रही हो। PIL यानी जनहित याचिका इसी का एक बहुत बड़ा टूल है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है विशाखा गाइडलाइंस। जब वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कोई मजबूत कानून नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद गाइडलाइंस जारी की, जो बाद में कानून की तरह लागू हुईं। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अदालत ने एक कानूनी खालीपन को भरा। पर यहीं पर एक बहुत पतली सी लाइन है, एक्टिविज्म और ओवररीच के बीच। जब अदालतें सरकार या संसद के काम में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगती हैं, तो उसे जुडिशियल ओवररीच या न्यायिक अतिक्रमण कहा जाता है। ये शक्तियों के बंटवारे के नाजुक संतुलन को बिगाड़ सकता है। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है? रिव्यू का मतलब है संविधान की रक्षा, एक्टिविज्म का मतलब है सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना, और ओवररीच का मतलब है अपनी सीमाओं को लांघना। लक्ष्य एक ऐसी न्यायपालिका का है जो जरूरत पड़ने पर एक्टिव हो, लेकिन शक्तियों के बंटवारे का सम्मान भी करे। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े सवाल पर रुकते हैं जो न्यायिक शक्ति की सीमाओं को तय करता है, कि एक जज का काम सिर्फ कानून की व्याख्या करना है या जरूरत पड़ने पर कानून बनाना भी। ये एक ऐसी बहस है जो एक लोकतंत्र में हमेशा चलती रहेगी।